गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। लेकिन इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में जो प्रश्न दिखाए गए हैं ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं या छात्रा हैं तो ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करना और इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो नए प्रश्न पत्र का मॉडल है, नया मॉडल पेपर है, उसमें हम जानते हैं कि क्लास 9th में यूपी बोर्ड में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे, फिर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी कि फिर वो प्रश्न होंगे जिनका उत्तर हमें कॉपी पर लिख कर देना होगा। और जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे उनका उत्तर हमें OMR शीट पर देना होता है। OMR शीट मिलती है हमें, अर्धवार्षिक परीक्षा में मिली थी। इसी तरह से वार्षिक परीक्षा में भी OMR पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्णांक 70 होता है। हम जानते हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे। उसमें से सही विकल्प चुनकर आपको अपने OMR शीट पर भरना होगा। आगे क्या दिया हुआ है, खंड बा में 50 खंड बा भी कितने अंकों का है, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो मैप के प्रश्न होते हैं वो वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये इसके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रूसो कौन था। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे, रूसो कौन था। तो रूसो एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेट्स जनरल था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था। तो फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक रॉबस्पियर था। ठीक है, इसका भी विकल्प नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, रॉबस्पियर था। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस सन में हुई। तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1970 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, लेनिन के बाद किसने शासन किया। तो लेनिन के बाद शासन जिन्होंने किया था उनका नाम स्टालिन था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लेनिन के बाद किसने शासन किया था, स्टालिन ने। तो ऑप्शन नंबर पहला, विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। 1 नंबर का विकल्प सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन से हैं। तो भारत के दक्षिण में जो 2 पड़ोसी देश हैं भारत के, वो है मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर पहला जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में मैंने कर दिया है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत के उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित, अगला प्रश्न क्या है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कोंकण कहते हैं। कोंकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो दोस्तों किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना दोस्तों। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार,
छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या दक्कन का पठार? कौन से क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। इसी तरह से एक प्रश्न और है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित होती है? लोकतंत्र की संप्रभुता या लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री में या जनता में? मेरे विचार में इसका सही ऑप्शन होना चाहिए जनता में, लेकिन इसका कोई दूसरा विकल्प भी सही हो सकता है क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो इसका भी आप आंसर बताना दोस्तों कमेंट में। लेकिन मेरे विचार में चौथा नंबर का ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है, ये करेक्ट होना चाहिए। जनता में लोकतंत्र की संप्रभुता निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, नेपाल। किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? किस देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट आंसर में भी मैक्सिको हो सकता है। इसका आंसर मैंने गूगल पे भी ढूंढा था लेकिन मुझको नहीं मिल पाया। तो इसका भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन को हमारा संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को क्या करता है? तो मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण होता है शिक्षा के निवेश से, प्रशिक्षण में निवेश से, चिकित्सा के निवेश से। तो मानव पूंजी का निर्माण कब होगा? तो सभी में होगा। प्रशिक्षण में जब हम निवेश करेंगे, शिक्षा में निवेश करेंगे, चिकित्सा में निवेश करेंगे तो मानव पूंजी का निर्माण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या दोस्तों भौतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, ये एक मानव संसाधन है। जनसंख्या को मानव संसाधन का दर्जा प्राप्त है। तो इसको मानव संसाधन जो होगा वही तो ह्यूमन रिसोर्सेज, वही तो हमारी जनसंख्या होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निर्धनता का क्या अर्थ है? प्रश्न कहता है निर्धनता का क्या अर्थ है? भुखमरी निर्धनता में हो सकती है, आश्रय मतलब घर ना होना, ये भी निर्धनता में हो सकता है, स्वच्छ जल एवं सफाई सुविधाओं का अभाव, ये भी निर्धनता में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी सत्य हैं, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। निर्धनता का अर्थ ये तीनों ऑप्शन बताते हैं। और 20वें प्रश्न का आंसर भी नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर आप बताना। गाँव में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? भारत की बात की जा रही है कि भारत के गांवों में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताना। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों खंड बाय स्टार्ट हो गया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम लिखो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। और ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया है। कितने अंकों में पूछा गया है? 4 नंबर में पूछा गया है। अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक विकल्प दिया गया है कि निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच 2 अंतर बताइए। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच 2 अंतर बताने हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? एक है कश्मीर जो कि भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है, और एक क्या है? कन्याकुमारी जो कि भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। इनके जो दिन रात होते हैं, इनकी अवधि में, इनके टाइम में अंतर क्यों है, ये आपको बताना है।
4 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं। ये भी प्रश्न, अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं कर सकते हैं या नहीं आता है आपको, तो आप कर सकते हैं कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा, लोकतंत्र के आपको 4 गुण लिखने हैं। ये भी प्रश्न 4 नंबर का है। अथवा अगर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं या नहीं आता है आपको, लोकतंत्र के 4 गुण नहीं मालूम है, तो आप कर सकते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है प्रश्न, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, और ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। जो 4 नंबर के प्रश्न थे उनका उत्तर हमको 80 शब्दों में देना था, लेकिन यहाँ पर 150 शब्दों में देना है, 150 शब्दों में। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, विश्व पर रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि रूस की क्रांति जो हुई थी उसका विश्व पर क्या प्रभाव हुआ था, ये आपको बताना है। रूस की क्रांति से विश्व पर क्या प्रभाव पड़े थे, ये बताना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान की है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से एक बार समझते हैं कि देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान की है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आया समझ में या आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं प्रश्न, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। भूगोल से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है। लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है, ये भी प्रश्न दोस्तों 6 नंबर का है। अथवा भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बहुविकल्पीय प्रश्न भी इस पर एक पूछा गया है, तो आप इसको विस्तृत रूप में इसका जब उत्तर लिखेंगे तो ये प्रश्न आपको 6 नंबर देकर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए। आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। मानव पूंजी निर्माण के लिए किन किन क्षेत्रों में विनियोग किया जाना चाहिए। अगर आप ये उत्तर नहीं जानते हैं तो आप कर सकते हैं प्रश्न दोस्तों, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है, ये आपको समझाना है। अब फिर मानचित्र के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मानचित्र आपको दिया जाएगा। मानचित्र पर इन स्थानों को आपको बताना है। इस वाले चिन्ह से आपको इन स्थानों को हाईलाइट करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को आपको विश्व मानचित्र पर दिखाना है। केंद्रीय शक्ति वाला एक राज्य विश्व मानचित्र पर दिखाना है। प्रथम विश्व युद्ध के 2 मित्र राज्य कौन से थे, वो दिखाना है। इस साइन से, इस चिन्ह से दिखाना है। इंग्लैंड की स्थिति बताना है, बेल्जियम की स्थिति बताना है। भारत के दिए गए मानचित्र में क्या क्या आपको बताना है कि गंगा एवं गोदावरी नदी को आपको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। इसके बाद भारत के किसी एक मरुस्थल का नाम लिखकर इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। जहाँ पर भारत में मरुस्थल पाया जा रहा हो उसका नाम लिखना, और इस निशान से, इस चिन्ह से आपको वहाँ पर हाईलाइट करना है उस स्थान को। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह को इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। इसके बाद क्या है, कोलकाता नई दिल्ली को भी आपको इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। और कार्बेट नेशनल पार्क को आपको दिए गए यहाँ पर जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है इससे प्रदर्शित करना। तो मानचित्र में भी प्रश्न आपसे एक विश्व मानचित्र मिलेगा और एक भारत का मानचित्र मैप दिया जाएगा। इन पर आपको इन स्थानों को दिखाना होगा, जैसे जैसे यहाँ पर साइन, जैसे जैसे चिन्ह आपको बताए गए हैं। तो गाइज़ ये था पूरा हमारा पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को
आप पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो ये सभी प्रश्न हैं, एक बार अच्छे से मैं आपको यहाँ पर रोटेट करके दिखा देता हूँ। सभी प्रश्न थे बहुविकल्पी प्रश्नों को भी जो सॉल्व हो पाए मैंने सॉल्व कराया आपको, जो नहीं सॉल्व हो पाए उनका आप आंसर ज़रूर ढूंढना। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़, वीडियो ट्यूटोरियल्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर देखने के लिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्लास 9 से 12 तक की तैयारी, यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मोटिवेशनल वीडियोस और भी बहुत कुछ। सो मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।